हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 की कंप्लीट चैप्टर्स की रिवीजन को कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो से हम पार्ट 2 के चैप्टर्स की रिवीजन को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी एक सिंगल वीडियो में हम शेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इन सभी टॉपिक्स की कंप्लीट रिवीजन को हम इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं, जब शेयर को फोरफिट कर देते हैं तो कौन कौन से एजेंटेज को करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है। मतलब इस एक सिंगल वीडियो को देखने के बाद शेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे आपके कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ जिस तरीके के एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी इजीली कवर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट कंटेंटफुल क्लास करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी कहते हैं किसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन अ कंपनी, यानी कि कंपनी हम किसे कह सकते हैं। तो देखो, सेक्शन 20 में ये साफ साफ वर्णित है कि एक कंपनी हम उसे ही कह सकते हैं, एक कंपनी हम उसे ही कह सकते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले की कंपनी एक्ट में शामिल हो और वो इससे पंजीकृत हो। ठीक है, यानी कि जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में शामिल है और इससे पंजीकृत है या इसके पहले की कंपनी एक्ट में पंजीकृत है, बस उसे ही हम कंपनी कह सकते हैं। ये कहा गया है सेक्शन 20 के तहत। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर सी परिभाषा दी गई है प्रोफेसर हेनी के द्वारा कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इनकी हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फीचर्स होते हैं एक कंपनी के। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये जितनी बात इन्होंने कही है प्रोफेसर हनी ने, ये सारे फीचर्स होते हैं कंपनी के। पहला क्या हो गया? पहला हो गया ये कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब इसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसके अलावा क्रिएटेड बाय लॉ, तो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी होता है ये बाकी के मेंबर से अलग होता है, मतलब इसकी एक अलग पहचान होती है। ये खुद से कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, हम कंपनी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं कंपनी के, कंपनी देखो कंपनी अपने पैसे को किस तरीके से रेज करती है, कंपनी अपने कैपिटल को किस तरीके से रेज करती है। कंपनी पहले शेयर इशू करती है, फिर जो जो इंसान होते हैं, जो इंसान उस शेयर को परचेज करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। और वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वही कंपनी के ऑनर होते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑनर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के जितने डिसीजंस होंगे, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सभी तो एक साथ मिलकर डिसीजन ले नहीं सकते, इसलिए वो सभी मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं ताकि जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी होती है कंपनी की वो सभी मैनेज की जा सके। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपको कंपनी किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से कैपिटल रेज करता है, कौन ऑनर होते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो परपेचुअल सक्सेसर का मतलब ये हुआ कि कोई मेंबर मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भी समाप्त हो गया। जैसे पार्टनरशिप में हम देखते थे, शेयर ट्रेडिंग में हम देखते थे कि अगर उस पार्टनर की मृत्यु हो गई, अगर उसके ऑनर की मृत्यु हो गई तो वो कंपनी समाप्त हो गया, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त हो गया या सोल प्रोप्राइटरशिप समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। तो कंपनी का अगर कोई शेयर होल्डर्स की मृत्यु हो गई तो उस केस में भी कंपनी निरंतर चलता रहता है, मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन जो कंपनी है वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है ये एक परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि ये निरंतर चलने वाला एक संस्था होता है, एक कंपनी होता है। इसके अलावा कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब ये हुआ, अब कंपनी के हाथ पाँव तो होते नहीं है कि वो साइन कर सके, तो क्योंकि इसके हाथ पाँव नहीं होते तो इसका एक कॉमन सील होता है, एक मुहर होता है। और कोई भी नोटिस जारी किया जाता है अगर उसमें कंपनी का सील नहीं है तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि वो जो नोटिस है वो कंपनी के द्वारा ही निकाला गया था। अगर कोई नोटिस कंपनी इशू करेगा तो उस केस में उसका सील होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कंपनी किसे कहते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्राइटली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में फीचर्स पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछा जाए, लिमिटेशन पूछा जाए लॉन्ग में, तो उस केस में आप उसे 6 पॉइंट में आंसर करो। और मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि अगर आप इसे 6 पॉइंट में आंसर करोगे तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए
आप इसे 6 पॉइंट में आंसर करने की कोशिश करो। क्या क्या फीचर होते हैं? पहला होता है वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन अगर वो चाहता है कि वो कंपनी क्रिएट करे तो वो 3 से 4 पर्सन को मिलाकर, 3 से 4 नहीं बल्कि और जो पर्सन होते हैं उन सभी को मिलाकर एक साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और उससे वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर पंजीकृत करवा लेता है तो उस केस में वो एक कंपनी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ये एक स्वैच्छिक संगति से बना होता है। ठीक है, कौन? कंपनी। इसके अलावा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक कंपनी की एक अपनी पहचान होती है और वो एसेट्स को डील कर सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने नाम का वो यूज कर सकते हैं और अपने नाम से बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी, तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने पैसे उन्होंने शेयर को परचेज करे थे बस उतनी तक उनकी लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म की तरह यहाँ उन्हें घर के बर्तन को भी नहीं बेचने पड़ते, बल्कि जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे थे बस उतने ही पैसे पर उनकी लायबिलिटी होती है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी मेंबर अगर फर्म से एग्जिट करता है या फर्म से बाहर निकल जाता है या फर्म से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में ये नहीं होता कि वो कंपनी समाप्त हो जाएगा, कंपनी निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है कॉमन सील। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की एक अपनी पहचान होती है और वो एक अपना यूज कर सकता है, क्योंकि कंपनी के हाथ पाँव नहीं होते, वो साइन नहीं कर सकता, इसलिए उसका एक कॉमन सील होता है और जो भी नोटिस वो इशू करता है अपने कॉमन सील के साथ ही करता है। अगर उसमें कंपनी का सील नहीं है तो उस केस में वो जो नोटिस होता है वो ये कहा जाता है कि ये कंपनी की तरफ से निर्गमित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो हमने देखा था पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, कंपनी में आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे को दे सकते हो और यहाँ पे आपको कंपनी से या कंपनी के मेंबर से आपको आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, ठीक है, तो ये फीचर्स थे कंपनी के। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं हमने कंप्लीट 6 पॉइंट को कवर कर लिया। अब देखो इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हो, इतना काफ़ी है, दैट्स इनफ। अब इसे आप खुद से एग्जाम में आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चंस को भूल सकते हो, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप रिवाइज करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। ठीक है, फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंपनी। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको बस नाम पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर पूछा भी जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सको और बहुत ही इजी होता है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। देखो अगर हम लायबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जितनी राशि उन्हें देनी पड़ती है, जैसे आपको पता होगा कॉल मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, एप्लीकेशन मनी होता है, इन सभी मनी को जो उन्हें पे करना होता है बस उतनी भर तक की उनकी लायबिलिटी होती है। इसके अलावा एक होता है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी में एक मेंबर को जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित है, जितनी राशि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित है उतनी राशि देनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि उससे ज़्यादा देना नहीं पड़ता, जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित है कि मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को इतनी पैसे देने पड़ेंगे, उतने ही उन्हें देने पड़ते हैं। ये कहलाता है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। इसके अलावा एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक अनलिमिटेड कंपनी भी होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ये जाएगा आपसे कि एक कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, तो आप अनलिमिटेड कर दो, नहीं आप लिमिटेड करोगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर स्पेशली मेंशन्ड हो इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो आप आंसर कर सकते हो अनलिमिटेड, लेकिन एज ए जनरल एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी 3 तरह के ही होते हैं। एक होता है 1% कंपनी। तो ये हाल ही में 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था 1% कंपनी को, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, एक पर्सन खुद से ही कंपनी को खोल सके, इसलिए 1% कंपनी को स्टार्ट किया गया था 2013 के एक्ट के तहत। इसके अलावा एक होता है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका पेडअप कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होता है। इसके अलावा एक होता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका मिनिमम पेडअप कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा हो, या मतलब 5 लाख हो या इससे ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। हालांकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए,
तभी उसे हम पब्लिक कंपनी कह सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए उस कंपनी के। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनके जो सिक्योरिटीज होते हैं उन्हें पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवाए जा सकते हैं, इसकी मनाही होती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, 1% कंपनी में। इन तीनों के बारे में आप बस थोड़ा बहुत आइडिया रखो, आपका काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक होता है साइज़ के बेसिस पे। तो साइज़ के बेसिस पे एक होता है स्मॉल कंपनी, एक होता है लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता, और अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है तो उसकी इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। और इसके अलावा जो टर्नओवर होता है वो 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड ना करे, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है साल में, साल के अंत में, वो 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और अगर प्रिस्क्राइब्ड है कुछ उसमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है तो उस केस में 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लार्ज कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जो स्मॉल कंपनी के जो फीचर्स हैं उसे फॉलो नहीं करते, मतलब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में कैपिटल वगैरह होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लार्ज कंपनी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल के बेसिस से बात करें तो एक होता है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जिनका कंपनी के शेयर कैपिटल पर 50% से ज़्यादा पर अधिकार हो, ताकि वो जितने भी फैसले हो वो खुद से ले सके, उन्हें हम कहते हैं होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी। इसके अलावा अगर हम एक्सेस टू कैपिटल के बारे में बात करें तो एक्सेस टू कैपिटल से अगर हम देखें तो 2 टाइप के होते हैं कंपनी। एक होता है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में से किसी में भी लिस्टेड है, वैसे कंपनी कहलाते हैं लिस्टेड कंपनी। यानी कि इंडिया की जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उनमें उनका नाम होना चाहिए। इसके अलावा वैसे कंपनी जो ना ही एनएससी ना ही बीएससी, इन दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, वो कहलाते हैं अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। फिर अगर हम कुछ और कंपनीज के बारे में देखें तो एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वैसी कंपनी होता है जिस पर गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट आप ये कह सकते हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक कंपनी के 50% से ज़्यादा पर अधिकार हो, वैसे कहलाते हैं गवर्नमेंट कंपनी। और एक होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जो इंडिया के आउटसाइड रहते हैं लेकिन इंडिया में उनकी कोई ब्रांच रहती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंडिया में बिजनेस रन करता रहता है, तो वैसे कंपनी को हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो इंडिया के आउटसाइड रहते हैं। फिर अब हम ये देखने वाले हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। हमने ये सभी चीज़ें कवर कर ली कि कंपनी कितने टाइप के होते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लो, हो सकता है ना मिले लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक कंपनी जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल पर्सन, और ये जो है वो कैपिटल को जनरेट खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें जो कंपनी होती है वो पैसे दूसरों से लेती है। किससे लेती है? शेयर होल्डर से लेती है। कैसे लेती है? तो कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, वो सभी को इनवाइट करती है, जितने भी बाहरी लोग होते हैं उन्हें इनवाइट करती है कि आप मेरे शेयर को परचेज करो, और फिर हमें जितना भी प्रॉफिट होगा हम आपसे शेयर करेंगे उस पार्ट में। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सर्विस पर्सन को जॉब वगैरह करते हैं या जो भी किसी अन्य तरीके से कमाई करते हैं, उनसे वो शेयर को परचेज करवाती है, ठीक है। वो शेयर को इशू करती है। जितने भी सर्विसमैन होते हैं जिन्हें लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, ग्रोथ के चांसेज हैं, तो वो उसके शेयर को परचेज करते हैं। आपको पता ही होगा अच्छे से, शेयर मार्केट के बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा, हो सकता है बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसे परचेज करते हो। फिर जब आप उस शेयर को परचेज करते हो तो आप कहलाते हो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो, ठीक है। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं कोई एक नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारे शेयर को और बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमने पार्टनरशिप फर्म में तो देखा था कि जो भी पर्सन पार्टनर्स होते थे सभी का सेपरेट कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे 100% रहते हैं, तो इतना तो ईजी है नहीं कि सभी पर्सन का हम अलग से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। तो इस कारण हम एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जितने भी मनी होती है, जितने भी पैसे होते हैं जो बाकी के शेयर होल्डर्स पे करते हैं, उन सभी को हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और वो कहलाता है शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्लियरली देख लिया कि शेयर कैपिटल क्या होता है। और देखो, अगर आपको इस फाइल की, अगर आपको शेयर कैपिटल के कंप्लीट चैप्टर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? आप चेक करना कमेंट सेक्शन या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इस फाइल का लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। लिंक पर क्लिक करना, फिर आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। आप टाइप कर सकते हो PRAKASH, यानी कि प्रकाश आप टाइप करोगे PRAKASH, सारे वर्ड शॉर्ट में टाइप करना। फिर ये जो फाइल होगा
ये ओपन हो जाएगा। फिर इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जब चाहो जहाँ चाहो रिवाइज कर सकते हो। आज के आज आप इस कंप्लीट चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन कैटेगरीज इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। तो एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल होते हैं वो किन किन कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, अब हमें ये बतलाना है। और देखो, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ कि शेयर कैपिटल को हम जिस जिस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिस जिस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये क्या होते हैं, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इसके अलावा पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करना ही करना है, ताकि मुझे भी पता चले कौन से बच्चे हैं जो वीडियो को बस देख नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखो, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो लिमिटेड कंपनी होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इसलिए प्रिपेयर करती है, इस लीगल डॉक्यूमेंट को इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं इनके रिलेशंस को हम सही तरीके से डिफाइन कर सके। इसमें 6 क्लाउज होते हैं। एक होता है नेम क्लाउज, एक होता है प्लेस क्लाउज, एक होता है ऑब्जेक्टिव क्लाउज, एक होता है लायबिलिटी क्लाउज, एक होता है कैपिटल क्लाउज और एक होता है एसोसिएशन क्लाउज, ठीक है। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो शेयर होल्डर्स की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये जनरली एक आप कह सकते हो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बताया रहता है कि एक कंपनी की जो मैनेजमेंट की जा रही है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, कौन कौन से उसके रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिन्होंने फॉलो करना है। जैसे कंपनी को जब हम शेयर को इशू करते हैं तो किस रूल्स के साथ, किस रेगुलेशन के साथ हम उसे इशू करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। डायरेक्टर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा, शेयर जो फोरफिट हो जाते हैं किस तरीके से इशू किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वर्णित होती है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस। तो देखो, जो प्रोस्पेक्टस होता है ये हम शेयर को किस तरीके से इशू करेंगे इसके रिगार्डिंग टर्म्स और कंडीशंस को प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। यानी कि शेयर को हम किस तरीके से इशू करेंगे इसके बारे में बताया जाता है, इसके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में बताया जाता है प्रोस्पेक्टस में। और ये एक एग्रीमेंट होता है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन शेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मैंने आपको बताया था बहुत सारे शेयर इशू किए जाते हैं और इन्हें जो परचेज करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। तो लार्ज अमाउंट में एक लार्ज कैपिटल होता है और उनके स्मॉल डिनोमिनेशन को जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है जो हर एक शेयर होल्डर्स पे करता है वो कहलाता है शेयर। शेयर कितने तरह के होते हैं, शेयर होते हैं 2 तरह के, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर हम किसे कहते हैं, तो इनको राइट मिला रहता है कि जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड रेट में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पे किया जाएगा, लेकिन फिक्स्ड रेट में, ठीक है। फिर एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वैसे शेयर होते हैं जो हम प्रेफरेंस शेयर को पेड करने के बाद, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पेड करने के बाद हम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, ठीक है। पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लेकिन एक फिक्स्ड रेट में, और इसके बाद जितना भी बचता है उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। अब देखो, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, वो हो सकता है 8 टाइप का। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और मुझे याद है जब मैंने शायद सेंटअप का एग्ज़ाम दिया था, सेंटअप एग्ज़ाम या फिर मॉडल पेपर था, इसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था और उस टाइम तक मैंने पार्ट 2 को कंप्लीट नहीं करा था और मैंने इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा था। तो वो क्वेश्चन उस टाइम तो मैंने स्किप कर दिया था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार बस आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बोल दिया प्रेफरेंस शेयर्स 8 तरह के होते हैं, आपको याद हो गया। आप याद करोगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे ही याद हो जाएंगे। आप याद करोगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर पार्टिसिपेटिंग वैसा ही हो गया, कन्वर्टिबल वैसा ही हो गया। वैसे शेयर्स जिन्हें हम, वैसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें हम बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वह कहलाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते वह कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे वेल एक्सप्लेन है, ठीक है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो अगर हम डिविडेंड के बेसिस से बात करें तो इक्विटी शेयर जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करने के बाद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, पहले डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ये पहला डिफरेंस हो गया किस बेसिस पे? राइट टू डिविडेंड के बेसिस पे। और एक और डिफरेंस होता है रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सोचा जाता है कि उन्हें कितना इंटरेस्ट देना है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही कॉमन चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा रिफंड ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें पैसे तभी मिलते हैं जब जो हमारा कंपनी था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, मतलब आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें पैसे पे किए जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद, फिक्स्ड टाइम के बाद उन्हें पैसे पे कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक कंपनी एग्जिस्ट करता है तब तक जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वे पैसे नहीं निकाल सकते। जब कंपनी वाइंड अप हो जाता है उसके बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो जिस तरीके का इशू किया गया था, जिस तरीके का टर्म था, उस अकॉर्डिंग पैसे को निकाल सकते हैं। इस अकॉर्डिंग अब अगर हम देखें वोट के बेसिस पे तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ऑनर होते हैं कंपनी के। ये एक इंपॉर्टेंट राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि ये वोट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसी स्पेशल केसेस में ही, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही वोट कर सकते हैं। इन्हें वोट का अधिकार उतना नहीं मिलता जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस का बेसिस है अर्रियर ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें अर्रियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो इसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर। तो जो शेयर हम इशू करते हैं, जो शेयर एक कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है परचेज करने के लिए, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है, और ये दो तरीके से शेयर को इशू किया जाता है, एक होता है फॉर कैश और एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जो कैश में हम इशू करते हैं शेयर को उसमें दो केस होते हैं, एक होता है जब कैश को लमसम में रिसीव किया जाता है और एक होता है जब कैश को इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया जाता है। वही जो अदर देन कैश होता है, ये जो केस होता है, ये जो वे होता है, इसमें हम शेयर को या तो वेंडर को इशू करते हैं या प्रमोटर को इशू करते हैं और अंडरराइटर को इशू किया जाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से जर्नल एंट्रीज को हम करते हैं जब शेयर को इशू किया जाता है। अब एड पर क्या होता है, एड प्रीमियम क्या होता है, एड डिस्काउंट क्या होता है, अप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है। इन सभी टर्म्स को अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अगर हम ये देखें कि एड पर क्या होता है, मान के चलो कोई शेयर को इशू किया गया और उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 10 रुपीज़ का, 10 रुपये का वो शेयर था और उसे 10 रुपये में ही अगर हम इशू करते हैं तो वो कहलाता है कि इसे फेस वैल्यू पर ही इशू किया गया। वो जो ओरिजिनल वैल्यू था उसे ही हम फेस वैल्यू करते हैं और अगर हम फेस वैल्यू पर ही शेयर को इशू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस शेयर को पर एट पर इशू किया गया। और अगर हम ये देखें कि उस शेयर का ओरिजिनल प्राइस फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ था लेकिन 12 रुपीज़ पर इशू किया गया, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये जो शेयर था इसे हमने प्रीमियम पर इशू किया, यानी कि फेस वैल्यू से 2 रुपये ज़्यादा पर इशू किया। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया गया शेयर को तो उससे हम कहते हैं कि इसे प्रीमियम पर इशू किया गया। अब डिस्काउंट क्या होता है, तो अगर हम शेयर को 10 रुपये से भी कम पर इशू करें तो वो कहलाता है कि हमने इस शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया। हालांकि ये प्रोहिबिटेड है और अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पर शेयर को इशू करता है तो उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन स्वीट इक्विटी शेयर को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल चुका होगा फेस वैल्यू क्या होता है, एड पर क्या होता है, एड प्रीमियम क्या होता है, एड डिस्काउंट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी क्या होता है और कॉल मनी क्या होता है। तो देखो, जब कंपनी किसी शेयर को इशू करती है तो जब वो एप्लीकेशन भेजती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर को परचेज करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं। एप्लीकेशन मनी इसलिए लिया जाता है ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे कुछ पैसे कंपनी प्राप्त कर सके, और जब वो पैसे कंपनी को मिलते हैं इसके बाद वो शेयर को अलॉट करते हैं और शेयर को जब अलॉट करते हैं तो वो अलॉटमेंट मनी भी लेते हैं
और जैसे 10 रुपये का शेयर था तो स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन मनी उन्होंने हासिल किया तो 2 रुपये हासिल किया, फिर जब अलॉटमेंट मनी उन्होंने हासिल किया तो 4 रुपये और ले लिया। इस तरीके से 6 रुपये तो हो गए एप्लीकेशन मनी में और अलॉटमेंट मनी में। फिर होता है कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर उन्हें कॉल किया जाता है कि आपकी इतनी राशि बची हुई है, इतनी राशि आप और दे दो। तो मान के चलो कॉल मनी हमने 4 रुपये ले लिए, तो इस तरीके से जो हमारा फेस वैल्यू था उतनी राशि हमें मिल गई और हम मानकर चल रहे हैं कि शेयर को हमने पर इशू किया था। आई हैव शेयर द इशू एट पर, तो हमें जो फेस वैल्यू था वो तो मिल गया। तो इस तरीके से हम कौन कौन सी जनरेटर्स को करते हैं अब हम ये देखने वाले हैं। देखो, अगर हम पर इशू किए हैं शेयर को तो उसकी इसमें जो एप्लीकेशन मनी हम हासिल करेंगे, जो अलॉटमेंट मनी हम हासिल करेंगे, रिसीव करेंगे, उसकी जो एंट्री हम क्या करते हैं, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इन दोनों को हम करते हैं क्रेडिट। ये कॉम्बाइंड एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे हम वही अपनी नरेशन को करते हैं। इसके अलावा अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया तो उसकी इसमें बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे सिंपली, और जो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट है इसे हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। वही अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो उस केस में भी हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो पर पे करें, प्रीमियम पे करें या डिस्काउंट पे करें, चाहे किसी पर हम शेयर को इशू करें, अगर हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हासिल करते हैं तो हमारा जो जनरल एंट्री है वो सेम है। इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करते हैं डेबिट और अलॉटमेंट अकाउंट को करते हैं डेबिट। यानी कि अगर हमने पर इशू किया था तो उसकी इसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को और अलॉटमेंट अकाउंट इन दोनों को डेबिट करने के बाद शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और इसलिए हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हर एक मेंबर के लिए, बल्कि एक शेयर कैपिटल अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं। इसलिए इस राशि को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद अगर हम प्रीमियम पर इशू किए हैं तो उसकी इसमें शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इन दोनों को तो डेबिट करते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। यानी कि अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की जो राशि थी उसे इंडिकेट करते हैं कॉल मनी जब हम रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव करते हैं तो उस टाइम। इसके अलावा अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है किसी शेयर को तो उसकी इसमें शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को तो डेबिट करते हैं और साथ ही साथ डिस्काउंट जो हमने दिया था उस शेयर पर उससे भी हम लोग डेबिट करते हैं और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करते हैं और उसके बाद शेयर कैपिटल में हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कौन सी एंट्री को करते हैं। अब जिस प्रोसीजर के साथ हमें जो जो कुछ पहले मिलता है, पहले में मिलता है एप्लीकेशन मनी, फिर मिलता है अलॉटमेंट मनी और फिर मिलता है कॉल मनी, उसकी एंट्रीज को हम सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से करते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलती है तो उसे उसके इसमें बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जो भी शेयर का ये था और जो उनकी वैल्यू थी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, नरेट करते हैं। इसके बाद जब उस एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। और फिर हम एंट्रीज करते हैं बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम नरेट करते हैं। इसके बाद जब हमें अलॉटमेंट मनी मिलती है, मैंने आपको बता दिया पहले मिलती है एप्लीकेशन मनी, फिर मिलती है अलॉटमेंट मनी और फिर हमें मिलता है कॉल मनी। तो जो अलॉटमेंट मनी जो बाकी रहती है उसे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जब हमें अलॉटमेंट मनी मिल जाती है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी कॉल मनी होती है, जो बकाया होता है, उसमें हम शेयर कॉल अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब शेयर में फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 कॉल में भी हम मनी को, पूरी मनी को हासिल करें, ठीक है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। फिर जब कॉल मनी हमें मिल जाती है तो उसकी इसमें फाइनली बैंक अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और शेयर कॉल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि शेयर को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, इशू ऑफ शेयर एट पर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब ये तीनों मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फेस वैल्यू पर शेयर को इशू करते हैं तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर एट पर, अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करें तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और यहाँ पे फेस वैल्यू से जो ज़्यादा की राशि होती है वो कहलाता है प्रीमियम, और उसे हम शेयर कैपिटल में नहीं दर्शाते, वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, बल्कि उसे हम एक अलग से अकाउंट में
रिकॉर्ड करते हैं, जो होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री में भी दिखाया था कि हमने अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था और साथ ही साथ हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट किया था। इसलिए सिंपली आप समझ सकते हो कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। इसके अलावा एक होता है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोहिबिटेड है, मनाही है। आप इस तरीके के शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे 1 लाख से ज़्यादा की राशि का फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर कोई कंपनी कैश बुक को प्रिपेयर करता है तो उस केस में आपने देखा था, एक तो हम अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं और एक बार हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में तो वो तो एंट्री हम जनरल एंट्री में करते ही करते हैं, वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम रिसीव करते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी को, शेयर एप्लीकेशन मनी को, तो यहाँ पे ये जो हमारा बैंक अकाउंट हम शो करते थे डेबिट साइड में, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट और शेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट, इन सभी को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन वो केस होता है जब जितने शेयर कंपनी के द्वारा इशू किए गए थे उतने पब्लिक उसे परचेज नहीं करते, यानी कि कुछ शेयर ऐसे ही रह जाते हैं बिना परचेज किए हुए, तो वो केस कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। यानी कि जितने शेयर कंपनी के द्वारा इशू किए गए थे पब्लिक के द्वारा उतने शेयर टेक ओवर नहीं किए गए, सब्सक्राइब नहीं किए गए, कुछ शेयर ऐसे ही रह गए, तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और देखो, ये जो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बस उन्हीं की करते हैं जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं, जो पब्लिक के द्वारा परचेज किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉल इन अरियर्स। तो कॉल इन अरियर का मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एप्लीकेशन मनी पे कर दिए, मान के चलो अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिए। अब जब कॉल मनी की पारी आई तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और वो पैसे पे नहीं कर पाए, तो उस केस में जो उनकी बकाया राशि हो जाती है, अगर वो पे नहीं कर पाते तो वो जो केस होता है वो कहलाता है कॉल इन अरियर का। और अगर वो ये कहते हैं कि कुछ टाइम बाद में पैसे दे दूंगा तो उस पर 10% का चार्ज लगाया जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉल इन अरियर, यानी कि जो पैसे डिमांड किए गए थे कंपनी के द्वारा वो पैसे अभी जो सब होल्डर्स थे वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर 10% का चार्ज लगाया जाता है, ताकि आप जब नेक्स्ट राशि दोगे तो उस पर 10% का ब्याज लगा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉल इन एडवांस। तो ये कॉल इन अरियर का जस्ट उल्टा होता है। पिछले में हमने देखा था कि जो कंपनी जितने पैसे डिमांड करती है, अगर कॉल मनी के पैसे वो नहीं दे पाते, अप्लीकेंट नहीं दे पाते, तो उसकी इसमें 10% का चार्ज लगाया जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंपनी ने जितने पैसे मांगे थे उससे पहले एडवांस में ही पैसे अगर अप्लीकेंट के द्वारा दे दिए जाए तो उस केस में उस पर टेबल एफ के तहत 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एडवांस में जब पैसे दे दिए जाएँ तो उससे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का ही जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे जितने शेयर कंपनी के द्वारा इश्यू किए गए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेंट डिमांड कर दे, मतलब जितने एप्लीकेंट हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर से ज़्यादा की डिमांड करते हैं, तो उसकी इसमें कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे जो कंपनी होते हैं ये 3 तरीके से इसे डील करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि कुछ शेयर के जो जो कुछ एप्लीकेंट होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि कोई एप्लीकेंट को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि जितने भी एप्लीकेंट थे उन्होंने जितने नंबर ऑफ़ शेयर को डिमांड करा था उससे कुछ कम उन्हें देते हैं, यानी कि सम एप्लीकेंट्स में बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर देन दे अप्लाइड फॉर। तो इसे ही हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, अगर एक कंपनी एप्लीकेंट के द्वारा जितने शेयर डिमांड किए गए थे, जितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया था उससे कम शेयर दे तो उसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, और बाकी के जितने एप्लीकेंट हैं उन्होंने जितनों के लिए अप्लाई किया था उन्हें फुल शेयर दे देते हैं, तो वो कहलाता है फुल अलॉटमेंट, ठीक है। तो 3 तरीके से डील करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ शेयर को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, शेयर को रिजेक्ट नहीं करते बल्कि एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि जितने की डिमांड करी गई थी, जितने के लिए अप्लाई किया गया था उससे कम शेयर देते हैं। और इसके अलावा कभी क्या करते हैं कि जितने भी एप्लीकेंट थे उन्होंने जितने की डिमांड करी थी उन्हें उतने शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके की एंट्रीज को करते हैं। देखो, अब हम ये देखने वाले हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने ऑफर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा शेयर
उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर ऑफर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अलॉटमेंट की बेसिस से बात करें तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अलॉटमेंट होता है वो फुल बेसिस पे किया जाता है, लेकिन जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है यहाँ पे प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है। या ऐसा भी होता है कि किसी एप्लीकेंट को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ़ंड की बेसिस पे तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो जिनके जिनके एप्लीकेंट को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनके पैसे को रिफ़ंड कर दिया जाता है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी को रिजेक्ट करता ही नहीं है, या तो खुद ही अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं, ये तीनों डिफरेंस होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के बीच में। अब इनकी अगर हम जनरल रिस्क की बात करें तो देखो, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और इसके बाद एट द एंड हम बैंक अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, जो हमने रिटर्न कर दिया, जो पैसे हमने उन्हें दे दिए। ठीक है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फिर हम वही अपनी नरेशन को करते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ टू इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मैंने आपको बताया था एक कैश पर इशू किया जाता है और एक इशू किया जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। यहाँ पे ऐसा होता है कि एसेट्स को परचेज कर लिया जाता है, ऐसा केस होता है। तो यहाँ पे अगर पर पे इशू किया गया तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और वेंडर या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है, अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो वही सेम एंट्री हम करते हैं अगर हमने एसेट को परचेज किया और जो बाकी के पैसे थे उसे पेड किया है तो। ठीक है, कैश में तो। इसके अलावा जब हम शेयर को अलॉट करते हैं, वेंडर को भी जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो हम सेम उसी तरीके की एंट्रीज को करते हैं, उसी तरीके के जनरल एंट्रीज को करते हैं जो हम कैश में करते थे, बस यहाँ पे हम वेंडर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, बाकी अगर हमने प्रीमियम भी किया है तो उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और साथ ही साथ शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करते हैं और वेंडर अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। इसके अलावा अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो उस केस में वेंडर अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं। मतलब जिस तरीके से वहाँ एंट्री करते थे उस तरीके से यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, बस यहाँ पे हम वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एट पर में ये है कि यहाँ पे हम अमाउंट ड्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। वही नंबर ऑफ शेयर निकालने का अमाउंट ऑफ अगर हम प्रीमियम में देखें तो होता है अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 10 अगर, और प्रीमियम कितनी थी, प्रीमियम 2 थी, तो 10 + 2 यानी कि 12 हो गया। इस तरीके से हम शेयर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जनरल को देखें, इफ़ शेयर इशू टू प्रोमोटर, अगर हम प्रोमोटर को इशू करते हैं तो वहाँ पे हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जनरलिटीज कभी कभी आपसे शॉर्ट नहीं पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शेयर इशू टू अंडर राइटर फॉर कमीशन, तो कमीशन के लिए अगर अंडर राइटर को हम शेयर इशू कर दें तो उसके इसमें अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज स्वीट इक्विटी शेयर। ये मैंने आपको बता दिया था कि इसे हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू ऑफ शेयर, और क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर शेयर जो होते उनकी मनी को एप्लीकेंट पे नहीं कर पाते तो उस शेयर को फोरफिट कर दिया जाता है और वो जो राशि होती है वो उसे वापस लौटाई भी नहीं जाती, तो इसे कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। अब कौन कौन सी एंट्रीज को हम करते हैं, अगर शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो उस केस में एट पर इश्यू किए गए शेयर को फोरफिटर करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट, और बाकी की जो राशि होती है जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हम रिसीव नहीं किए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इन सभी को करते हैं क्रेडिट, और हम शेयर फीडेड अकाउंट को भी कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, अगर शेयर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई तो हम इन सारी एंट्रीज को करते हैं। ठीक है, और अगर डिस्काउंट पर इश्यू किए गए शेयर को फीचर किया जाता है तो हमेशा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे जनरेटिव में देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी एंट्रीज को हम करते हैं। और अगर हम उसे फिर से इशू करते हैं, यानी कि इन केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर, जो शेयर को हमने पहले फॉरफिट कर दिया था अब उन्हें फिर से हम इशू कर रहे हैं, तो हम इन सारी एंट्रीज को करते हैं। ये सारी एंट्रीज सेम उसी तरीके से होती है जो हम सबसे स्टार्ट में देखे थे, जहाँ पे हमने कैश में शेयर को इशू किया था। सेम लगभग उसी तरीके की एंट्रीज हम यहाँ पे करते हैं। अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया शेयर को तो उसकी इसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेम इसी तरीके की एंट्रीज होती है, और ये वीडियो में हमने शेयर की कंप्लीट चीज़ों को कवर करने की कोशिश की एंड कवर किया भी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो वेयर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। ये वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे 2 से 3 दिन कंप्लीट लग चुके हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करना, और हम जल्द से जल्द डिबेंचर की वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के।